जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में शिक्षा प्राप्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गई है। तो मैं इस क्रम में आपको आज ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा प्राप्ति के लिए हम जो भी साधन जुटाते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो सब हमारे भविष्य में काम आते हैं, लेकिन शिक्षा को आज व्यवसायीकरण की ओर मोड़ दिया गया है। व्यवसाय बन गई है शिक्षा, जहां वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पैसा कमाने का ही एक धंधा है यह है। हम प्राचीन समय में चले जाएं अपने भारत में तो हम देखते हैं तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पर निस्वार्थ भाव से सेवा भी की जाती थी और शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि हमारा समाज पूरा का पूरा शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ चुका है, जहां एक और अभिभावक तनावग्रस्त रहते हैं, वहीं बच्चा भी, छात्र छात्रा भी जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पैसा कमाने की हमें होड़ लगी हुई है। हम सोचते हैं, एक शिक्षक के रूप में सोचते हैं कि यदि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं जैसे भी लूटना चाहूँ लूट लूँ समाज को, क्योंकि समाज पूरा का पूरा अंधा हो चुका है। इस समाज में जो एक शिक्षा प्राप्ति के लिए निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है रजनी, एक पटकथा है जो श्रीमती मनु भंडारी जी द्वारा लिखित है। इसमें हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं, कक्षा 11वीं के छात्र छात्राएं हैं, वो सभी भाग ले रहे हैं। एक लघु नाटिका इनके द्वारा तैयार की गई है जो कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को इंगित करती है। और इसमें आप देखेंगे कि रजनी का जो एक चरित्र है वह पूर्ण रूपेण जुझारू है और वह अपने जो चरित्र चित्रण है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करती है कि ट्यूशन की ओर ना भागें। यदि ट्यूशन लेना आवश्यक ही है तो ऐसे शिक्षक से ली जाए जो उसके विद्यालय का ना हो और जो कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से सेवा करे। तो आइए अब चलते हैं हम अपने लघु नाटक रजनी की ओर, जिसका प्रथम भाग अब आपके सामने प्रस्तुत है। लीला बहन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा ना अपना रिजल्ट लेकर। उसका रिजल्ट लेकर रहे ना आज। अरे वाह, तब तो मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, देखना तुम फर्स्ट आएगा, नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। बढ़िया सी मिठाई खिलाना, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, बता देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई खिलाऊंगी। मैंने पहले से मंगवा कर रखी है केसर या रसमलाई, अमित को भी बहुत पसंद है। देखा मुझे तो घर में केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का बहाना करके तो मैं वैसे ही चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। कैसी बातें करती हो? मैं काट भी दूं, लेकिन अमित वो अपने मुंह में डालने से पहले तो तुम्हारे फ्लैट में लेकर दौड़ता रसमलाई। मैं कुछ भी घर बनाऊं या फिर बाहर से मंगवाऊं, जब तक तुम्हारा भोग नहीं लगा देता हम थोड़े ना खा सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। बहुत मेधावी बच्चा है अमित, देखना तुम आगे जाकर क्या बनता है। बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। कांग्रेचुलेशन अमित, तुम्हारी रजनी आंटी पहले से ही मौजूद है तुम्हें बधाई देने के लिए। लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मेरा मैथ में ट्यूशन लगवा दो वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, बस वही हुआ। पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था ना। यहाँ आकर पापा के सामने फिर से क्या था ना, तूने सारा पेपर सब तो ठीक था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले कर ले सफाई के, और 95 तो तेरे पूरे पक्के हैं। पर मिले तो कुल 72 ही। कम तो होंगे ही, ट्यूशन ना लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। और सर तो बार बार कह रहे थे कि ट्यूशन ले ले वरना बाद में मत रोना। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सर लगवा दिया था अंग्रेजी में ट्यूशन। अब दो विषय, लंबी चौड़ी फीस। बेटा ये तो अंधेरा ही हुआ ना कि तूने सारा पेपर ठीक कर रखा था फिर भी नंबर कम आए। रो मत अमित, रोएगा नहीं, समझे? जो पूछती हूँ उसका सही जवाब देना। तुझे अच्छे से याद है तूने पूरा पेपर ठीक किया था। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले बुक में से या दोस्तों से तो नहीं पूछ लिया? नहीं, जो के दिए थे, मुझे आते थे वो सभी सवाल। मैथ्स के सर कौन है? मिस्टर पाठक। कितने बच्चे ट्यूशन लेते हैं उनसे? 22। शुरुआत में तो 8 बच्चे ट्यूशन लेते थे और टर्मिनल के बाद 15 हो गए थे और हाफ ईयरली के बाद 7 बच्चों ने और शुरू कर दी थी। मुझे भी तभी से बोल रहे थे ट्यूशन लेने के लिए। हाफ ईयरली में तो 96 आए थे इसके, इसीलिए बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा आए हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि ट्यूशन लो। हाँ, बोल रहे थे कि हाफ ईयरली में तो पेपर आसान आता है, तूने अच्छा तो किया है लेकिन अगर आगे ही भी अच्छा करना है तो ट्यूशन लेनी पड़ेगी। 7 बच्चों ने तो तभी शुरू कर दिया था और मुझे भी बोल रहे थे, पर जब मैंने घर आकर मम्मी पापा को कहा तो फिर वही पहली बात, मैथ में तो तू अच्छा है, इसमें ट्यूशन लेके क्या करेगा। अब देख लिया 6th पोजीशन आई है मेरी, जो पहले कभी नहीं आई थी। फिर आंसू, जानता नहीं रजनी आंटी को रोने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है।
मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था और ठीक ही किया। जिस विषय में तू पहले से इतना अच्छा है, उसमें तुझे ट्यूशन की क्या जरूरत है? अरे- ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। आंटी आप जानती नहीं है, अच्छे बुरे की बात नहीं है। अगर सर कहें और बार बार कहें तो ट्यूशन लेनी ही होती है, वरना नंबर कम ही होते हैं, जैसे कि मेरे हो गए। पेपर अच्छा करो तब भी कम नंबर। हाँ हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हुए। यानी कि पेपर अच्छा करने पर भी कम नंबर हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि ट्यूशन नहीं ली। यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। चलो पीओसी कंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो गया है। अमित कल 9 बजे तैयार रहिए। अमित साहब आपके स्कूल चलना है। कल तो छुट्टी है, पर आंटी आप स्कूल जाएंगी तो मेरे सर मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। आप वहाँ मत जाइए प्लीज, आप वहाँ मत जाइए। हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी या कहोगी? अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करे इसे। अब रहना तो इस स्कूल में, तो क्या झगड़ा मोल ले उनसे। यानी कि वे लोग कुछ भी जुल्म करते रहे और हम लोग सहते रहे। सही बात कहने से डर लगता है तुझे और तेरी माँ को। जब बच्चे ने पूरा पेपर ठीक किया तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। आखिरकार देखे तो सही, नंबर किस बात के कटे हैं। आपको बता तो दिया आंटी, फिर भी। बैठ कर रो अब दोनों माँ बेटा तुम। अब जी रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। बुलाओ। जी बैठिए। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं 7th क्लास की अमित सक्सेना की कॉपी देखना चाहती हूँ ईयरली एग्जाम की, जिसका कल ही रिजल्ट निकला है। सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कापियां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। जानती हूँ, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पेपर पूरा ठीक किया है, उसके बावजूद भी उसे 72 ही नंबर मिले हैं। मैं कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हुई है या एग्जामिनर की गलती है। अरे आप भी कमाल करते हैं, बच्चे ने कहा आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर ये तो कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसने नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर हम इसी तरह यहाँ कॉपियां दिखाने लग जाए तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां नया दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। देखिए आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता है। अब की बार भी उसने मैथ्स का पेपर पूरा ठीक किया, फिर भी उसे 72 ही नंबर मिले हैं। मैं कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित आखिर नंबर किस बात के कटे हैं। देखिए आप बहस करके बेकार ही मेरा अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कहा देने कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। नियम यानी कि आपका स्कूल नियमों पर चलता है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन बताइए से नियम का जरा भी ख्याल होता तो आपके स्कूल में ये सब हरकतें नहीं होती। जो बच्चा किसी विषय में अच्छा है और उसे फिर भी मजबूर किया जाता है कि वे ट्यूशन ले, यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? देखिए टीचर्स और पेरेंट्स का अपना आपसी मामला है। वे पढ़ने आते हैं और हमें पढ़ाने जाते हैं। इसमें है स्कूल तो ना हमारे स्कूल के नियम, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। मेहरबानी कीजिए और छोड़ दीजिए कुर्सी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को टीचर के शिकंजों से बचा सके। जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप है कि कॉपियां न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाहों को ढक देते हैं। Will you please get out of this room? मैम साहब को बाहर ले जाओ। मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। बाहर कीजिए उन टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा है। कुछ नहीं कर सकते आप। अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा। मैं जाने किस किस को भेज देते हो अभी तक? मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी ना साहब। तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम? एक फाइल घर पर रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर पे हो तब ना। एक फाइल रह गई थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं और उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? अच्छा, गई कहाँ थी? अमित के स्कूल। अमित के स्कूल? वहाँ क्या करने गई थी तुम? चाय ले आऊं फिर बताती हूँ। जानते हैं क्या हुआ? हेडमास्टर साहब की बोलती बंद कर दी, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगा। मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? अच्छा, तो मास्टर जब ट्यूशन करते हैं, धंधा करते हैं वहाँ पर तुम्हें बैठे बैठे इसकी क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने भी नहीं जा रहा ना। मेरा बेटा जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए। और जो हजारों बच्चे इन सब का शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी नहीं उठानी चाहिए। सब कुछ जानते हुए भी नहीं उठानी चाहिए। ठेका ले रखा तुमने पूरी दुनिया का। देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और अभी गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। जैसे कांति भाई, लीला बहन, हजारों माँ बाप। सबसे बड़ा गुनाहगार तो है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा है, जैसे तुम। हमने क्या करना है? हमने क्या ठेका ले रखा है दुनिया का? माय फुट, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं हो पाता, और हो भी क्या सकता है। चढ़ा दिया ना सूली पर। कितनी देर और बैठना होगा? हम क्या बोलेगा? जब साहब घंटी मारेगा, बुलाएगा, तभी तो ले जाएगा। बहुत बिजी रहता है ना साहब। ये तो लोगों से मिलने का समय है, ना जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। अरे अरे किधर को जाता? अभी घंटी बजा क्या?
घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक नहीं बचेगी। अरे अरे काशी हो रहा था, सुनतीच नहीं। आपको स्लिप भेज कर अंदर आना चाहिए था ना। स्लिप तो घंटे पर आपकी चपरासी की जेब में पड़ी है, शायद 2-4 दिन तक चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। क्या कह रही हैं आप? क्या सीधी साफ सी बात मुझे आपको समझानी होगी? खैर छोड़िए, मैं अभी यहाँ पर किसी और काम से आई हूँ। कहिए। मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? जिन स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें आपका बोर्ड 90% ग्रांट देता है। जी हाँ, देता है। बोर्ड का काम यही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना हो उसके सहयोग करना। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। अगर इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। ऑफ कोर्स, बोर्ड के ऐसे बहुत से नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं और स्कूल मानते भी हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करता है। जब इतनी बड़ी ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। ऑफ कोर्स, बोर्ड के ऐसे बहुत से नियम हैं जो स्कूलों को मान्य होते हैं और स्कूल मानते भी हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर बोर्ड कंडक्ट करता है। स्कूलों में प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन क्या, बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? इसमें धंधे की क्या बात है? जिसको लगता है जिसके बच्चे कमजोर है वो लगाते हैं ट्यूशन। ये कोई मजबूरी तो है नहीं। बच्चा कमजोर नहीं है, होशियार है, बहुत होशियार, फिर भी टीचर उसे बार बार पूछता रहता है कि ट्यूशन ले वरना पछताएगा। बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता, इसलिए भी नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बाद भी 72 ही नंबर मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि टीचर के बार बार कहने पर उसने ट्यूशन नहीं ली। ओह, वेरी सैड। हेडमास्टर को ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर का एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पूछती हूँ करेगा कौन? घिनौने रैकेट को तोड़ने में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। आज तक तो किसी पेरेंट्स ने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। यानी कि शिकायत होने पर ही आप कुछ सोच सकते हैं। दिन दहाड़े ट्यूशन के नाम पर चलने वाली दिन दहाड़े दुकानदारी को आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। क्या कह रही हैं आप? हमारे पास इतने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं। पिछले 6 महीने से तो हम नई शिक्षा प्रणाली के बारे में इतने सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं। ओह, इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। पहले शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, कहीं बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी शिक्षा प्रणाली छनकर गड्ढे में न चली जाए। आज से पहले तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। आप ही ऐसी पहली महिला है और हो सकता है आखिरी भी हो जो इस प्रकार की शिकायत लेकर यहाँ आई है। ठीक है, तो मैं आपके सामने शिकायतों का ढेर लगवा दूंगी। आपने तो बकायदा इस आंदोलन को रोक दे दिया, बहुत अच्छा किया है। इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में खाली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं ना, तो दीजिए हमारे साथ। अखबार यदि किसी इशू को उठा लेता है और उस पर लगातार चोट करता रहे तो ये थोड़े ही लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। फिर नहीं रह सकता कोई आंख मूंद कर। सोचिए, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलती है, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसों का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से उनके दिमाग में है तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। बस मैं समझ गया आपका सारा गुस्सा, आपका सारी तकलीफें। तो दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ पाएंगे। अमित के उदाहरण से मैंने आपकी सारी बातें नोट कर लिया है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके मैं पीटीआई द्वारा इसे एक साथ क्लास करवाता हूँ। एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम पेरेंट्स मीटिंग रख रहे हैं, उसमें सभी के आने की सूचना भेज दीजिए ताकि सभी लोगों तक खबर पहुंच जाए। व्यक्तिगत तौर पर हम 100-125 लोगों की 100-125 लोगों तक ही सूचना पहुंचा पाए हैं और वो भी दिन रात भाग दौड़ करके। आप उनके अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना भेज दीजिए। कुछ बात बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने के इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने यहाँ भी सुने। यह भी सामने आया कि कई बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी नहीं है। माँ इस लायक नहीं है कि वे बच्चों को पढ़ा सकें और पिता जैसे और के घर काम नहीं करते वैसे ही वो बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। बच्चों को तभी कुछ बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि अगर मतलब उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है, अगर वे ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही ना हो। और कुछ स्कूलों में तो ऐसा भी है, कम तनख्वाह देकर ज्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं, इसे न्याय का पर्दाफाश करें। इसलिए हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि वे
ऐसा नियम बनाए कि कोई टीचर अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जो है तो स्वीकार कर लिया है। तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया है ये नियम। मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी का डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सके। I am proud on you, Rajni. Really, I am very proud on you. ओहो, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद उस दिन जो तुम्हारी मिठाई रह गई थी ना, वो आज खाओ। सबके हिस्से की मुझे ही खिलाओ।